विश्व भर में ऐसे तो अनेक चिकित्सा पद्धतियां एवं अनेक प्रकार के उपचार है, किंतु आयुर्वेद में कुछ ऐसे सटीक उपचार है जो आज भी चमत्कार दिखाते हैं। तो विश्व भर में प्रसिद्ध ऐसे आयुर्वेद के 10 चमत्कारिक उपचार की हम आज बात करेंगे। सर्वप्रथम उपचार के लिए विश्व भर में जो प्रसिद्ध हुआ वो पाइल्स के लिए क्षार सूत्र का जो चिकित्सा है वो प्रसिद्ध हुई है। तो उसमें से आपको पता है पाइल्स अर्श वो इतना घातक रोग होता है, इतना पीड़ा देने वाला होता है, इतना पेनफुल होता है कि उसका नाम ही अर्श रखा गया है, मतलब कि अरिवत कर्षति, यानी कि दुश्मन की तरह जो पेन देता है, जो पूरा का पूरा जीवन पेनफुल कर देता है, तो वो अर्श कहा जाता है। और उसके लिए आयुर्वेद में हजारों वर्ष पूर्व में एक चिकित्सा पद्धति की खोज की गई, उसका नाम है क्षार सूत्र। क्षार यानी कि धागा, क्षार यानी कि एक प्रकार का जो आयुर्वेद का क्षार औषधि होती है, और सूत्र यानी धागा। तो वो जो धागा होता है उसको क्षार से लपेट कर बनाया जाता है और उसको बांधा जाता है पाइल्स में, और उसके बाद उसको निर्मूलन किया जाता है, काटा जाता है। तो उस पद्धति को कहते हैं क्षार सूत्र। उससे क्या है, पाइल्स मूल से ही मिट जाते हैं। आज जितनी भी बाद में एलोपैथिक मेडिसिन में भी, मॉडर्न साइंस में भी पद्धति आई, ऑपरेट किया, तो भी आज मूल न जाने के कारण पाइल्स बार बार होते हैं, फिस्टुला बार बार होता है। लेकिन आयुर्वेद की ये सूत्र पद्धति से, यानी कि क्षार सूत्र पद्धति से यदि किसी ने ये क्षार सूत्र करवाया हो तो उसको वापस पाइल्स होने की संभावना नहीं रहती। इतना सटीक उपचार और विश्व भर में प्रसिद्ध ये क्षार सूत्र का उपचार है। किसी को अर्श से, पाइल्स से, फिस्टुला है, तो उसके लिए विश्व की आज के दिन में श्रेष्ठ पद्धति ये क्षार सूत्र की पद्धति है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद के पास साइंस नहीं है या तो फिर सर्जरी नहीं है, उसको आज भी इस प्रकार की सर्जरी चमत्कारी दिखाती है। नंबर 2 पर होता है शिरो रोग में नस्य। आयुर्वेद में सर्वप्रथम नस्य की बात की गई और अंतिम बार भी आयुर्वेद ने ही सटीक रूप से नस्य को प्रस्थापित किया। हालांकि आज नेचुरोपैथी में बहुत सारे लोग नस्य दे रहे हैं, किंतु आयुर्वेद ने जितने प्रकार के तेल है, जितने प्रकार के प्रधमन नस्य है, शायद ही कोई पद्धति के पास होगा। लगभग किसी पद्धति के पास इतनी वैरायटीज नहीं है। आयुर्वेद में ऊर्ध्व जकृत रोगों के लिए, ऊर्ध्व जकृत यानी कि गले के ऊपर के, यानी कि मुंह के, दांत के, नाक के, आंख के, सिर के अंदर के भाग के, सिर के बाहर के भाग के, बालों के, अनेक प्रकार के रोगों में जिसका उपयोग होता है वो है नस्य। हाँ, नस्य एक इतनी सटीक चिकित्सा पद्धति है कि जिससे खांसी में, सर्दी में और एलर्जी में, खास करके पैतिक विकारों में, आंखों के रोगों में, बाल झड़ने से, बाल श्वेत होने पर, सिर के दर्द में, ऐसे अनेक प्रकार के रोग जो गले के ऊपर के हैं उसमें सटीक परिणाम मिलता है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि नस्य किसका करना है और कैसे करना है। हम पूरे शरीर को 2 बार साफ करते या 1 बार साफ करते हैं, दांत को 1 या 2 बार साफ करते हैं, उसका उपयोग प्रायः हम 12 घंटे से लेकर करते हैं लगभग उतने समय तक। लेकिन 24 घंटा जिस नाक का उपयोग करते हैं उसको हम 1 भी बार साफ नहीं करते हैं, वो साफ नस्य से होता है। इसके लिए नस्य एक आयुर्वेदिक चमत्कार जैसी पद्धति है और उसको प्रतिदिन स्वस्थ व्यक्ति को भी करना चाहिए, रोगी व्यक्ति को भी करना चाहिए, लेकिन रोग के अनुसार उसका तेल और अन्य औषधियां बदलती रहती है। तीसरा है वो है वात रोगों में बस्ती। एनीमा का पहला कंसेप्ट किसी ने दिया तो आयुर्वेद में दिया, नेचुरोपैथी में बाद में वो प्रचलित हुआ। अब गुदा मार्ग से जो लिक्विड या कुछ चढ़ाया जाता है उसको एनीमा कहते हैं, लेकिन बस्ती में उसका अंतर है, क्योंकि यद्यपि वो गुदा मार्ग से तो दी जाती है उसको बस्ती कहते हैं, आयुर्वेद में तो लिंग मार्ग से भी दी जाती है और भी प्रकार की बस्तियां है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो गुदा मार्ग से देने की बस्ती की बात करेंगे, और उसमें केवल पानी नहीं है लेकिन उसमें क्वाथ भी है, उसमें तेल भी है। निरु अनुवासन 2 प्रकार की बस्तियां दी जाती है, जिसमें एक में क्वाथ या तो उबाला दिया जाता है
कभी कैस्टर ऑयल दिया जाता है, अलग प्रकार के तेल दिए जाते हैं। रोगानुसार वो बस्ती अलग 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 प्रकार की हो जाती है। बहुत सारी बस्तियों का वर्णन करीब करीब चरक संहिता में 700 प्रकार होते हैं। ये बस्ती के लिए हम गिने तो अलग अलग प्रकार की औषधियां का मिलाकर 700 प्रकार की बस्ती होती है। और ये वात रोगों की अर्ध चिकित्सा गिनी गई है। मतलब वायु के जितने 80 रोग है उसमें से पूरी दुनिया के औषध एक तरफ रख दीजिए और एक तरफ केवल बस्ती रखिए। मतलब अर्ध चिकित्सा अर्थात बाकी के 50% में सारी चिकित्सा पद्धतियां आ गई, केवल आयुर्वेद की नहीं, और पथी की जितनी भी ऑपरेशन से जितना भी टैबलेट से सब आ गया और एक तरफ केवल बस्ती रही। तो उसको इतना मायने रखा गया है, इतना महत्व दिया गया है बस्ती को। जिसको भी वायु के रोग है उसको बस्ती अवश्य करनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को भी साल में एक बार बस्ती कर्म अवश्य करना चाहिए। आगे हम देखते हैं पित्त के रोगों में विरेचन। हाँ, पित्त के रोगों में आयुर्वेद में विरेचन बताया है। तो पित्त विरेचन से निकल जाता है। इसके लिए पित्त के रोगों में विरेचन कोई कोई औषधियाँ लेकर, लेग्जेटिव औषधियाँ लेकर उससे मल और मल के साथ और टॉक्सिन से वो निकाले जाते हैं, जिसको विरेचन कहा गया है। विरेचन भी वर्ष में एक बार, वो भी गर्मी की ऋतु में, खास करके ज्येष्ठ महीने में अवश्य ले लेना चाहिए 2 से 3 बार। तो आगे जाकर पित्त का प्रकोप नहीं होगा, वात का प्रकोप नहीं होगा, बहुत सारे रोगों से, पाचन संबंधित समस्याओं से भी हम बच जाएंगे। आगे हम देखते हैं कफ रोगों में वमन। हाँ, कफ है वो ऊपर से जल्दी निकलता है, ज़्यादा निकलता है, बहुत अच्छी तरह से निकलता है, सरलता से निकलता है। इसके लिए आयुर्वेद में विरेचक द्रव्यों का जैसे वर्णन है, ऐसे वामक द्रव्यों का वर्णन है। जैसे वचा है, जैसे मिंढल जिसको कहा जाता है मदन फल, तो वो है, वो वामक है, यानी कि वो लेने से उल्टी आती है तुरंत। तो कफ के रोगों में कफ को निकालना है तब तो उसको क्या करना चाहिए, ऊपर से मुंह से ही निकालना चाहिए। जैसे हम रोज जब दतून करते हैं, मंजन करते हैं और उसके बाद हम साफ करते हैं तो कफ निकालते हैं, तो उसी तरह से जो यहाँ पर कफ भर गया है उसको निकालने के लिए आयुर्वेद में उल्टी करने का विधान है, उसको वमन कहा गया है। वमन यानी कि उल्टी। तो ये वमन जो है वो पहले कुछ घी पिलाया जाता है या पहले कुछ पानी पिलाया जाता है और उसके बाद वामक औषधियाँ देकर उसको निकाला जाता है, जिसको वमन कहते हैं। और वो कफ रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है। इसके लिए आयुर्वेद का सूत्र है वमनम कफनाशाय वातनाशाय मर्दनम, यानी कि मसाज करना वायु का रोग दूर करता है। और पित्त के लिए विरेचन जो हमने बता दिया है, और ज्वर के लिए लंघन बहुत उपयोगी होता है। तो यहाँ पर हमने कफ रोगों में वमन की बात कही। आगे हम देखेंगे नेत्र रोगों में पादाभ्यंग। अभी क्या है कि अमेरिका में तो राइट जो आई है उसके स्पेशलिस्ट, लेफ्ट आई के स्पेशलिस्ट अलग अलग हो गए हैं। अब आई का संबंध पैरों के साथ है, तो आई स्पेशलिस्ट तो केवल आई का होता है, अब पैर के साथ तो उसका संबंध नहीं है। लेकिन आई स्पेशलिस्ट का संबंध हो न हो, आई का संबंध अवश्य पैरों के साथ है। पैरों के तलवे में नेत्र पोशिका नामक एक नाड़ी है, और ये नेत्र पोशिका नाड़ी के ऊपर यदि कोई तेल का, घी का यदि मसाज किया जाए तो नेत्रों में बहुत लाभ होता है, नेत्र रोगों में लाभ होता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में बताया है हजारों वर्ष पहले कि कैस्टर ऑयल का, यानी कि एरंड तेल का पादों में, यानी कि पैर के तलवों में कांस्य पात्र से, यानी कि कांसे के कटोरे से नित्य मसाज करना चाहिए। उससे नेत्र को बल मिलता है, बहुत सारे नेत्र के रोग उससे दूर होते हैं। तो ये आयुर्वेद ने वर्षों पहले, सालों पहले ये सूक्ष्म एनाटॉमी का ज्ञान दिया था, जो आज भी हमको उपयोगी हो रहा है। आगे हम देखेंगे कि मेदो रोगों में लंघन, यानी कि यदि किसी को पाचन का रोग है या मेद रोग है, फैटी हो गए हैं, ओवरवेट है, तो उसके लिए आयुर्वेद में बताया है लंघनम परम औषधम। प्रायः सभी रोगों में लंघन एक बहुत उत्तम औषधि है। लेकिन कल से आप ऐसा मत कर लेना कि चलो सब कुछ खाना पीना छोड़ देते और लंघन कर लेते हैं। कुछ भी कभी भी लंघन चालू कर दिया, कभी भी पूरा कर दिया, कभी भी डाइट कर दिया, कभी भी कुछ भी खाया, कभी
भूखे रह गए, इसका अर्थ लंघन नहीं है। लंघन लघु आहार को भी कहते हैं, लंघन कभी उपवास को भी कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो लंघन है उसकी एक सिस्टम है। तो ये लंघन यदि किया जाए शास्त्रोक्त विधि से तो आपका मेदो रोग तो दूर होगा ही होगा, साथ में हार्ट की बीमारियां दूर हो सकती है, प्रमेह जैसी गंभीर बीमारियां दूर हो सकती है, और खास करके शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाने पर हल्का फुल्का और ताजगी भरा शरीर हो सकता है। तो ये लंघन का महत्व है। आगे हम देखेंगे कि कमजोरी में अश्वगंधा। कमजोरी का एक अद्भुत औषध आयुर्वेद में वर्षों पहले बताया है, अश्वगंधा। घोड़े के पसीने के जैसी बदबू इस वृक्ष में आती है, इसके लिए इसका नाम है अश्वगंधा। अश्व के गंध के जैसी गंध जिसमें है, ऐसा पौधा यानी कि अश्वगंधा भारत में बहुत जगह पर यह पौधा होता है। खास करके नीमच जो मध्य प्रदेश में है, वो नीमच की अश्वगंधा बहुत गुण वाली बताई जाती है। वो अंगुष्ठ मात्र ली गई, यानी कि उंगली ऐसी है या तो अंगूठे की जैसी ऐसी है, तो वो श्रेष्ठ अश्वगंधा बताई जाती है। वो अश्वगंधा का चूर्ण या अश्वगंधा का अवलेह या अश्वगंधा मिली हुई कोई भी औषधियाँ, वटी गुटी टैबलेट कुछ भी, वो यदि व्यवस्थित रूप से ली जाए तो शरीर में से कमजोरी दूर होती है और शक्ति का संचार होता है। ये कमजोरी में जो अश्वगंधा है वो विश्व प्रसिद्ध औषध है। आगे हम देखेंगे कि प्रमेह में हल्दी आंवला। आजकल आपको पता है डायबिटीज बहुत बढ़ गया है, भारत तो उसकी कैपिटल हो गई है। उस स्थिति में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज में समान रूप से उपयोगी, और केवल ये दो नहीं, लेकिन जितने प्रकार के मूत्र मार्ग के रोग हैं वो सब में कोई एक औषध काम करता है, एक मिश्रण काम करता है, कॉम्बो काम करता है, तो वो हल्दी और आंवला का। इसके लिए आयुर्वेद का सूत्र है धात्री निशा सर्वमेहेषु, यानी कि सभी प्रकार के प्रमेहों में धात्री निशा यानी कि आंवला और हल्दी का मिश्रण, धात्री यानी आंवला और निशा यानी हल्दी, तो हल्दी और आंवला का मिश्रण सर्वश्रेष्ठ है। उसको दिन में 1, 2 या 3 बार लेने से मिक्स करके सारे प्रमेहों में मूत्र मार्ग में अवश्य लाभ होता है। आगे का हम देखेंगे कि बाल रोगों में सुवर्ण प्राशन। जी, तो इसके ऊपर तो हमारी मूवमेंट है, सारे के सारे बाल रोगों का बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने का। ऐसा मानिए कि बच्चों के लिए जीवनदायी या तो बच्चों की परवरिश का, बच्चों के औषधियों का शीर मोर, ऐसा कुछ यदि एक औषध गिना जाए वो होता है सुवर्ण प्राशन। आयुर्वेद में 3000 साल पहले काश्यप संहिता में ये प्राशन का वर्णन आया है, और इसको देने से बच्चे की इम्यूनिटी, मेमोरी, बुद्धि, क्षमता, यह सब बढ़ता है। तो कोई एक औषध हो और उसके अनेक कार्य हो, ऐसा एक औषध यानी कि सुवर्ण प्राशनम। तो ये सुवर्ण प्राशन की हमारी मूवमेंट पूरे भारत में चल रही है। पुष्य नक्षत्र के दिन 800 केंद्र पर लाखों बच्चे ये सुवर्ण प्राशन से लाभान्वित होते हैं, और ये सुवर्ण प्राशन लेकर अनेक प्रकार के डिसीजेस बच्चों को मिट गए हैं, और इसके इम्यूनिटी को फायदा होकर अनेक हजारों बच्चे बहुत सारे रोगों से भी बच गए हैं। तो ऐसी आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों का वर्णन हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर भी है, और आयुर्वेद और अध्यात्म का कॉम्बो हमने आचार्य मेहुल भाई चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोस में रखा है। आज इतना ही, अगली बार हम दूसरी बात करेंगे। नमस्कार।